हेलो दोस्तों, मैं ट्विंकल सर फिर आपके सामने लेके आया हूँ हिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार बहुत संभावना है उसे एग्जाम में पूछे जाने की। तो हम बारी बारी से तीनों प्रश्नों के जवाब को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। तो हम लोग पहले ही देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता जो रही एक शहरी सभ्यता रहे और उसके जो नगर व्यवस्था रहे बहुत ही उन्नत रहे। तो उसमें भी एक उन्नत तकनीक रही, एक विशाल स्नानागार। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्नानागार मिला, जो मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला, वो बहुत ही उन्नत तकनीक से बनाई गई थी। वो जो स्नानागार जो थे वह कह सकते हैं कि उस समय या अभी के समय में वैसे स्नानागार हम लोग आधुनिक तरीके में भी नहीं बना पाते हैं। अब देखिएगा कि उस समय के जो विशाल स्नानागार थे उसमें क्या क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले कि जो वह स्नानागार था वह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। ठीक है, जब उसकी गहराई को अर्थात उसकी बनावट को देखे तो उसको जब देखा गया, जब उस स्नानागार को खोजा गया तो ऐसा देखा गया कि जो उसमें सीढ़ियाँ जो थी वह बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लगाई गई थी। जैसे कि वह जो सीढ़ियाँ जो थी वह उत्तर से दक्षिण अर्थात कि उत्तर दक्षिण दिशाओं में थी। उत्तर दक्षिण में ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, और उसके नीचे उसके फर्श पे कह सकते हैं कि उस समय पूर्ण रूप से ईंटें बिछाई गई थी। उस समय के ज़माने की बात सोचिए कि उस समय ईंटें कैसे बनाए होंगे, कैसे उसमें लगाए होंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा सकता था, ऐसा अनुमान लगाया गया कि लोगों के द्वारा अर्थात जो इतिहासकार हुए, इतिहासविद हुए, तो उनका कहना था, उनके अनुमानतः वैसा कहा गया कि लोग उस समय भी पूजा पाठ करते रहे होंगे और पूजा पाठ करने के लिए उस स्नानागार को लोग बनाए होंगे। ठीक है, तो कहा गया, सबसे संभवतः ऐसा कह सकते हैं कि वो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार जो खासकर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ वह एक आश्चर्यजनक निर्माण के तौर पर वह माना गया, अर्थात वह आश्चर्यजनक निर्माण के तौर पर हम जान सकते हैं। देखिए, उसमें एक और ये भी विशेषता थी कि उस समय जब वह उसमें कभी पूजा पाठ आयोजित होता था, ऐसा माना गया कि पूजा पाठ अगर आयोजित होता था तो उसमें क्या किया जाता था कि एक मतलब क्या कि पूजा पाठ होने के बाद क्या हो जाती है, गंदगी हो जाती है। मतलब लोग स्नान कर लेते हैं तो पानी गंदा हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे कूड़ा कचरा उसमें चले जाते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पर उसमें नहीं था। उसमें ऐसा अनुमान लगाया गया कि लोग पूजा पाठ करने के लिए उसमें जो पहले से जो गंदा पानी रहता था उसे ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई थी कि जो कह सकते हैं कि 2 नाले बनाए गए थे। मतलब 2 संभवतः ऐसे नाले बनाए गए थे। एक था क्या कि एक नहर से, अर्थात कि दोनों जो नाले थे वह कहीं ना कहीं नहर से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो पानी पूजा अनुष्ठान के बाद जो पानी बचता था उसे गंदे पानी जो बचते थे उसको एक नाले के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता था, और जो साफ पानी बचता था उसे पुनः उस नहर जो साफ पानी वाली जो नहर है वहां से उस तालाब को, उस स्नानागार को भर दिया जाता था। इस प्रकार वहां उस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा होगा, ऐसा अनुमानतः कहा गया। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिस जो कि आज हमारे वर्तमान समय में वो देखने को नहीं मिलती है, ऐसी व्यवस्था उस पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें देखने को मिली। चलिए, तो अब ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को बताइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को बताइए। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि आपने जो इतिहास को जाना, इतिहास को जो आपने पढ़ा, ये कहाँ से आए। इतना सटीक समय के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ हम जो इतिहास पढ़ते हैं, ये इतिहास आया कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। तो उसके स्रोत के तौर पर देखा गया कि कैसे हम कह दिए कि हड़प्पा सभ्यता आज से अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 2250
वर्ष 2250 ईसा पूर्व वर्ष पहले आई होगी। कैसे कह दिए? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे स्रोत हुए जो हमें बताने का काम किए कि आखिरकार इस प्राचीन भारतीय इतिहास के हम कैसे जान पाए। तो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत हम कहते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 स्रोत हुए जो हमें बताने का काम किए कि ये हमारे जो पुराने इतिहास है ये कैसे थी और कैसे ये इतिहास लिखा गया। तो देखिए 3 स्रोत बताया गया, इसमें 3 स्रोत में क्या क्या आते हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे प्रथम स्रोत होते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है, मतलब कोई भी लिखा हुआ दस्तावेज, हम कह सकते हैं रामायण भी हमारा एक हो जाता है, महाभारत भी हो जाता है, जो हमें इतिहास की घटनाओं को बताने का काम करता है। तो एक साहित्यिक स्रोत वैसे स्रोत जो हमें कहीं किताबों के माध्यम से, पुस्तकीय ज्ञान से हमें वहां से प्राप्त होता है। तो इससे भी हमें क्या होता है, उस समय की, जिस समय की हमें पुस्तक प्राप्त होती है उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि इसके दूसरे स्रोत क्या है। पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दूसरे स्रोत है इसका पुरातात्विक स्रोत। क्या आंसर स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत क्या है? फिर सुनिएगा, पुरातात्विक स्रोत। हम आपको पुरातत्व पढ़ाए थे कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जो कि धरती में, गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके उसके अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या है? पुरातत्व है। तो पुरातात्विक स्रोत क्या कि हम किसी वस्तु को धरती के गर्भ से क्या करते हैं? खोदते हैं, है ना। और खोदने के फलस्वरूप अगर वह पुरानी चीजें हैं तो हम उसे उस वस्तु से जानने की कोशिश करते हैं कि यह कब की है, अगर, है ना। तो हम उस वस्तु को कार्बन विधि द्वारा, जो आप C14 विधि हम पढ़ाए थे आपको, तो C14 विधि द्वारा हम उसकी आयु को निकालते हैं। क्या करते हैं? उसकी आयु को ज्ञात करते हैं। और आयु जब ज्ञात हो जाती है तो एक समय होता है कि यहाँ यह कब, किस समय का यह पदार्थ है। तो हम अनुमान लगा देते हैं कि उस समय यह वस्तु, अर्थात जो लोग रहे होंगे इस वस्तु का उपयोग कर रहे होंगे, अर्थात करते रहे होंगे, इसीलिए ना वो मिले हैं। अर्थात उसके कार्बन की विधि से हम उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में, उनके कह सकते हैं किस चीज का उपयोग करते थे, किस चीज का उपयोग नहीं करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपके हल के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, हल के साक्ष्य मिले। तो हम क्या कर सकते हैं? पुरातात्विक चीजों को हमने खुदा, अर्थात खोद कर निकाला और उसके बाद हम जानने की कोशिश की कि उस समय, अर्थात उस समय का अगर हमको तिथि का निर्धारण हो गया तो हम अनुमान लगा दिए कि उस समय के लोग कृषि कार्य करते रहे होंगे। अगर हमको हल का साक्ष्य नहीं मिलता, जुते हुए साक्ष्य नहीं मिलते, तो क्या हम कह सकते थे कि उस समय के लोग खेती करते रहे होंगे? ऐसा कदापि नहीं है। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साक्ष्य मिला जिसके माध्यम से हम उसकी तिथि का गणना किए और तिथि की गणना के फलस्वरूप हम उसे बताने का काम किए कि उस समय के लोग ऐसे कार्य किए करते रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा क्या है? तीसरा स्रोत हमारा क्या होता है? विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, हमें इतिहास के बारे में जानकारी देने में एक महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत विदेशी यात्रियों की विवरण भी आते हैं। जैसे समय समय पर प्रत्येक काल में बहुत सारे कह सकते हैं यात्री समुद्री मार्ग से भारत आए या किसी जगह पर गए, एक दूसरे जगह से जाते आते रहे, है ना। तो उनके द्वारा, उनके लिखे पुस्तकों में या किसी भी कह सकते हैं अभिलेख से हमें यह जानने को मिला कि किस समय के लोग कैसे व्यवहार करते थे। अर्थात कि बहुत सारे यात्री आए, जैसे मेगास्थनीज, हिंसान, है ना, ये सब आए, है ना। और इन्होंने क्या किया? देखिए, वास्को डी गामा भी क्या थे कि यात्री थे, है ना, उस समय भी आए और उन्होंने देखा। तो उसी तरीके से मेगास्थनीज आए, हिंसान आए, इत्सांग आए, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कुछ भी जिस क्षेत्र में देखा उन्होंने उसको क्या करना, लिखने का काम किया, कहीं खुदवाने का काम किया। और उस यात्रियों के विवरण से हम क्या करते हैं? इतिहास के बारे में सटीक विश्लेषण करने का काम करते हैं।